प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमने बात की थी प्रकाश की, और प्रकाश के अंदर भी हमने बात की थी उसकी तरंगदैर्ध्य एवं उसकी तीव्रता की बात की थी, इंटेंसिटी एवं वेवलेंथ की। प्रकाश का जो तीसरा गुण है वो है प्रकाश की अवधि या दीप्तिकाल, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। दिन के समय पौधों के लिए उपलब्ध प्रकाश की अवधि या दीप्तिकालिता का प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे की जनन अवस्था रिप्रोडक्टिव फेज पर पड़ता है। तो ये देखा गया है कि जो प्रकाश है उसकी कितनी अवधि है ये पादपों के रिप्रोडक्टिव फेज या पुष्पन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से पौधों में पुष्पन की क्रिया, फ्लावरिंग या पुष्प का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। प्रकाश की अवधि या दीप्तिकाल की गणना रात व दिन के समय की तुलना पर आधारित होती है। पुष्पन या पुष्प के विकास के अंतर्गत जब पौधों को एक निश्चित अवधि के प्रकाश के प्रति एक्सपोज या उद्भासित किया जाता है तो उस परास में पौधों में पुष्पों का विकास होता है। तो प्रकाश की इस अवधि को निर्णायक दीप्तिकाल, फोटो पीरियड कहते हैं। दीप्तिकाल के आधार पर सभी पुष्पीय पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है दीर्घ दिवसीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की जो अवधि है जो निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पौधों को प्रतिदिन पुष्पन के लिए के समय लगातार लंबे समय के लिए लगभग 14 घंटे तक प्रकाश उपलब्ध हो, तभी इनमें पुष्पों का निर्माण होता है। जैसे मूली, रेफेनस, हायोसाइमस, पालक, स्पाइनेच, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक अवधि का प्रकाश पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा वर्ग है आपका शॉर्ट डे प्लांट्स, SDP। लॉन्ग डे प्लांट LDP होते हैं। लघु दिवसीय पौधे SDP वे पौधे हैं जिनमें पुष्पन के लिए जो प्रकाश की अवधि है वो निर्णायक दीप्तिकाल से कम अवधि के प्रकाश की आवश्यकता रहती हैं। जैसे डहेलिया, गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम, तंबाकू, टोबैको, निकोशियाना। तीसरा जो वर्ग है वो है प्रकाश अप्रभावी पौधे, DNP, डे न्यूट्रल प्लांट। ये वो पौधे हैं जिनमें पुष्प के विकास के लिए दीप्तिकाल का या प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। जैसे बैंगन, सोलेनम मेलांजिना, टमाटर, लाइकोपर्सिकम, एस्कुलेंटम इत्यादि। दीप्तिकालिता में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतर अप्रकाशीय अवधि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो अंधकार हैं या डार्क फेज हैं उसकी उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीप्तिकालिता में परिवर्तन ऋतुओं के कारण या देशांतर, लेटीट्यूड बदलने से भी हो सकता है। भूमध्य रेखीय वाले प्रदेशों, ट्रॉपिकल रीजन में प्राय दिन एवं रात लगभग बराबर घंटे के होते हैं, लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो गर्मियों में दिन बड़े अर्थात 12 घंटे से अधिक के एवं रातें छोटी अर्थात 12 घंटे से कम की अवधि की होती हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती है तो दिन और रात की अवधि का अंतर भी स्पष्ट रूप से बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम शीत ऋतु की बात करें या शरद ऋतु की बात करें तो उसके अंदर रातें बड़ी व दिन छोटे या 12 घंटे से कम अवधि के होते हैं। दीप्तिकालिता के पुष्पन पर प्रभाव के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसमें दिन की प्रकाश की अवधि के स्थान पर रात्रि के अंधकार की निरंतर अवधि पुष्प के लिए विकास को नियंत्रित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो डार्क फेज होता है उसकी कंटिन्यूटी पुष्पन के लिए या पुष्प के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। अतः पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना दीप्तिकालिता के अनुसार ही संभव हुआ है। अगर हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर में कृषि के क्षेत्र में दीप्तिकालिता के व्यावहारिक अनुप्रयोग द्वारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटोपीरियडिज्म द्वारा विशेष पादप प्रजाति तथा उपयुक्त मौसम का चुनाव अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अनेक शाकीय
पुष्पधारी पौधे जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर उगते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर उगते हैं, उनको भारत के मैदानी प्लेन इलाकों के अंदर, प्लेन रीजन्स के अंदर उद्यानों में शरद ऋतु में जब रातें लंबी होती हैं उगाया जा सकता है तथा इनमें पुष्पन को भी इंड्यूस या भी प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे कुछ क्रस्ट या हम कहें कल्टिवेटेड प्लांट हैं जैसे गन्ना, जिसमें जो कायिक अवस्था है वो जनन अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण या आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी हैं तथा इसमें पुष्पन से कुछ पूर्व रात्रि की अवधि को कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा हम इंटरप्ट कर दें तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। कि यही बात है कि जो डार्क फेज हैं या अंधकार का जो पीरियड है उसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं, जिससे उसके अंदर फ्लावरिंग या पुष्पन नहीं होता है और कायिक अवस्था में तने की और भी अधिक वृद्धि हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे गन्ने की फसल में जो शुगर कंटेंट है या शर्करा का उत्पादन भी अधिक होता है। तो इस तरह से हमने लाइट के विभिन्न गुणों की बात की, जिसके अंदर तरंगदैर्ध्य है, तीव्रता है और उसके अवधि या फोटो पीरियड की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट है उसका पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए प्रकाश का महत्व। पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को प्रकाश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः पौधों के ऊपर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंदर कर सकते हैं। पहला जो प्रभाव है वो देखें, पृथ्वी पर पादप वितरण, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। हम भली भांति जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है तथा इसके बाद जैसे जैसे हम दोनों ध्रुव, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो प्रकाश की तीव्रता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। दोनों ध्रुवों पर प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होती है। प्रकाश की तीव्रता में यह परिवर्तन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पादप वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की वनस्पति अन्य क्षेत्रों विशेषकर समशीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में पूरी तरह से अलग प्रकार की होती है। यही नहीं, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर इन क्षेत्रों के तापक्रम में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तीव्रता बढ़ने से प्रकाश तापक्रम भी बढ़ जाता है और भूमध्य रेखा की वनस्पति और ध्रुवों की वनस्पति के अंदर अत्यधिक अंतर देखा जाता है। दूसरा जो प्रभाव है फिजियोलॉजिकल है, कार्यकी प्रभाव है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। अगर हम प्रकाश की तीव्रता एवं गुणवत्ता, इंटेंसिटी और उसके तरंगदैर्ध्य की दोनों की बात करें तो पौधे की वाष्पोत्सर्जन क्रिया को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। पत्तियां जैसे ही प्रकाश को ग्रहण करती हैं तो उनके तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसके साथ ही पर्णमध्यों तक लीफ मेसोफिल के तापमान में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की तीव्रता घटती है तो पत्ती के तापमान में कमी आ जाती है, पर्ण के जो टेम्परेचर में है कमी आ जाती है एवं वाष्पोत्सर्जन की दर में भी गिरावट देखी जाती है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण पर्णरंध्र खुल जाते हैं और इससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त तापक्रम में वृद्धि के कारण पत्तियों की जो क्यूटिकल या उपचर्म होती है से भी वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होने से पौधे की जल संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी तेजी से होता है। इसके रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप की प्रक्रिया में भी तीव्रता देखी जाती है। पादप कार्य की विज्ञानियों द्वारा प्राय पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं जल अवशोषण की दर को प्रत्यक्ष समानुपातिक कहा जाता है। तो ये देखा जाता है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता और उसकी गुणवत्ता, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होती है तो रंध्रों की सहायता से एवं तापक्रम के कारण जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ती है, जल अवशोषण की दर बढ़ती है और रसारोहण की दर भी बढ़ती है। इस तहत हम देख सकते हैं कि ये जो वाष्पोत्सर्जन, जल अवशोषण और रसारोहण की जो दरें हैं वो प्रकाश की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
तीसरा जो प्रभाव है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एवं क्लोरोफिल निर्माण, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन। सूर्य के प्रकाश में एक पूर्ववर्ती पदार्थ प्रिकर्सर प्रोटोक्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों व कोमल शाखाओं में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। अर्थात जो प्रोटोक्लोरोफिल होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर परिवर्तित होता है। ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है वो एक पीले रंग का पदार्थ होता है। इसलिए यदि नवविकसित पत्तियों या कोंपलों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो तो ये पांडुरित या इट्यूलेट या पीली रह जाती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में रूपांतरित नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को हम पांडुरता इट्यूलेशन कहते हैं। यद्यपि कुछ पादप समूह जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट एवं फर्न इत्यादि के कुछ सदस्य अंधेरे में भी क्लोरोफिल का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, फिर भी अधिकांश पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। यही नहीं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचनाओं अर्थात ग्रेना में भी भली भांति क्लोरोफिल अणुओं के व्यवस्थित होने के लिए भी प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि क्लोरोफिल का निर्माण व क्लोरोफिल का ग्रेना के अंदर अरेंजमेंट व्यवस्था प्रकाश के द्वारा निर्धारित होती है। क्लोरोफिल संश्लेषण के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पौधों में संपन्न प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंतर्गत जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसके लिए भी प्रकाश की उपस्थिति एवं गुणवत्ता का विशेष योगदान होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में उपलब्ध प्रकाशीय ऊर्जा के आधार पर ही ऊर्जा बहुल यौगिक एटीपी का निर्माण एवं जल का प्रकाशिक अपघटन हो पाता है और इसके परिणाम स्वरूप O2 का निष्कासन या निष्क्रमण होता है तथा CO2 के कार्बोहाइड्रेट में स्थिरीकरण के लिए NADPH2 नामक उपचायी पदार्थ बनता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश के कारण ही होता है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में परिवर्तित होती है और ATP के द्वारा ही CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो पाता है। चौथा जो प्रभाव है वो है पर्णरंध्रों का खुलना एवं बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिन के समय डे टाइम में अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्राय पौधों के जो पर्णरंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं एवं रात्रि के समय अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की उपलब्धता के अनुसार पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद हो जाने से पौधों की वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं अत्यधिक प्रभावित होती हैं। पांचवा जो प्रभाव है पादपों के अंदर वो देखा गया है श्वसन क्रिया पर या रेस्पायरेशन। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की जो बात करें हम इनडायरेक्टली श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है पेड़ पौधों और जंतुओं में, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में उपस्थित श्वसन क्रियाधार रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यौगिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्वसन की क्रिया तेजी से होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और फोटोसिंथेसिस प्रत्यक्ष रूप से श्वसन प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है और जैसे ही कार्बोहाइड्रेटों की मात्रा बढ़ जाती है तो श्वसन की क्रिया उसी के अनुसार तेज़ी से होने लगती है। जो छठा प्रभाव है पादपों के ऊपर वो देखा गया है उनकी ग्रोथ पे, पादप वृद्धि पे प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ्स। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। पोषक पदार्थों की जितनी अधिक मात्रा पादप शरीर में उपलब्ध होगी, पौधे की वृद्धि दर भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात पौधों में अगर पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे तो उसके अंदर वृद्धि भी अधिक होगी। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रकाश है की उपस्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। तो प्रकाश जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। वैसे प्रकाश की अधिक तीव्रता में हालांकि पौधों की वृद्धि दर कम हो जाती है, लेकिन पौधे हष्टपुष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश की उपस्थिति एवं तीव्रता पौधों में वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के निर्माण एवं वितरण, पुष्पीय हार्मोन या फ्लोरिजन के निर्माण तथा विभिन्न बीजों के अंकुरण को भी प्रभावित करती हैं। तो प्रकाश का पौधे की वृद्धि पर प्रभाव देखा गया है हार्मोन्स के रूप में, बीजों के अंकुरण के रूप में। सातवां जो प्रभाव है पादपों पर वो है उनकी मूवमेंट्स के ऊपर,
प्लांट मूवमेंट्स एंड लाइट। कुछ पौधों में ये देखा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में उनके अंदर विशिष्ट पादप भाग में गतिशीलता देखी गई है। जैसे पौधों में प्ररूप की वृद्धि सदैव प्रकाश की ओर और जड़ की जो वृद्धि होती है प्रकाश से दूर की ओर होती है। हम ये देखते हैं कि सूट हमेशा जो फोटो पॉजिटिव होता है और जो रूट होती है वो फोटो नेगेटिव होती है, प्रकाश से दूर की तरफ जड़ की वृद्धि होती है। प्रकाश के द्वारा प्रभावित पौधों की गति को प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लेग्यूमिनेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में ये देखा गया है कि पत्तियां दिन के समय खुली रहती हैं लेकिन रात के समय वो बंद हो जाती हैं प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। तो ये भी एक तरह का फोटोट्रोपिज्म या प्लांट मूवमेंट है। अधिकांश पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं व रात में बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैक्टस जैसे कुछ उदाहरणों केवल रात में पुष्प केवल रात में अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में ही खिलते हैं। सूरजमुखी के पुष्प प्रकाश की दिशा के अनुरूप ही अपनी स्थिति ग्रहण करता है। इन सभी उदाहरणों से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव विभिन्न प्रकार के पादप गतियों में देखा गया है। सबसे अंत में जो 8वां फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें हम या एनाटॉमिकल इफेक्ट की बात करें, पादपों के अंदर प्रकाश के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन देखा गया है। एनाटॉमिकल चेंजेस देखे गए हैं। इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स बाय लाइट। किसी भी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना उनको उपलब्ध होने वाले प्रकाश की मात्रा एवं गुणवत्ता से निश्चित ही प्रभावित होती हैं। पौधे को प्राप्त प्रकाश सबसे पहले इनकी पत्तियों की संरचना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। अब अगर हम बात करें द्विबीजपत्री पौधों की तो उसके अंदर पृष्ठाधारी पत्तियां पाई जाती हैं। ऊपरी एवं निचली सतह का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। इनकी ऊपरी सतह को सूर्य का प्रकाश अधिक व निचली सतह को कम मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। अतः इनकी पर्ण की जो आंतरिक संरचना है जिसके अंदर पर्ण मृदुतक दो प्रकार का पाया जाता है, पैलिसेड मृदुतक, खंभुतक एवं स्पंजी मृदुतक, स्पंजी पैरेन्काइमा पाया जाता है। इसके विपरीत अगर हम एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां की बात करें जो आइसोबाइलेटरल होती है, समद्विपार्श्वीय होती है, जिनमें ऊपरी व निचली सतह का स्पष्ट विभेदन नहीं होता। सूर्य का प्रकाश भी दोनों सतह को बराबर मात्रा में मिलता है। इसकी वजह से इन पत्तियों की आंतरिक संरचना में पर्ण मध्यतक एक ही प्रकार का होता है, इसमें कोई विभेदन नहीं पाया जाता है एवं इनकी सभी कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक या समव्यासी होती हैं। तो प्रकाश की जो मात्रा है उसके कारण एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पत्तियों की जो आंतरिक संरचना है उनमें परिवर्तन या अंतर देखा गया है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर डॉर्सिवेंट्रल लीफ पाई जाती है और एक बीजपत्री पादपों में आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पादपों की जो पर्णें हैं उनमें जो पर्ण मध्यतक होता है वो स्पष्ट रूप से विभेदित होता है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों की जो समद्विपार्श्वीय पत्तियां हैं उनकी आंतरिक संरचना के अंदर पर्ण मध्यतक एक ही प्रकार का होता है और इसमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश का पेड़ पौधों पे प्रभाव है वो उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सभी क्षेत्रों में देखा गया है। तो इस तरह से हम प्रकाश या लाइट की बात करते हैं जो 3 गुणों के अंदर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की अवधि के रूप में हम देखते हैं और इन तीनों का ही पादप की जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उन पर इसका प्रभाव देखा गया है। धन्यवाद।